Good morning, students. So today we are going to the second point of the contingent contract. They are the rules for enforcing contingent contracts. Means कोई एक कॉन्ट्रैक्ट को आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में मान रहे हो, उसके लिए रूल्स क्या क्या हैं या कंडीशंस क्या क्या हैं. ओके. सो कल हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग एंड असेंशियल एलिमेंट्स लिए थे. नाउ टुडे हम इसमें क्या ले रहे हैं, एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कि एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आप लॉ के थ्रू कब कब एनफोर्स करा सकते हो. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 32 से 36 में वो रूल्स बताए गए हैं which is related to the contingent contract. So here the rule 1 section 32 में है. और rule 1 क्या है, contracts contingent on the happening of an event. rule 1 में happening of an event को डिस्क्राइब किया गया है. सॉरी, इसमें ये है कि a contingent contract might be based on the happening of an uncertain future event. In such case, the promisor is liable to do not to do something if the event happens. If the happening of event become impossible, then the contingent contract is void. Means rule first ये है कि अगर contingent contract किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग पर बेस्ड है, तो अगर वो इवेंट हैपन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ है. अगर इवेंट नहीं हुआ तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. जैसे एग्जाम्पल है, मिस्टर पी प्रॉमिस टू पे जे ₹50,000 इफ ही कैन मैरी जूलिया. पी ने जे को ये कहा कि अगर आप जूलिया से शादी कर लोगे तो मैं 50,000 दूंगा. ऑब्वियसली कंडीशन है तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. बट अनफॉर्चुनेटली जूलिया की डेथ हो गई, तो इन दैट केस अब ये इवेंट हैपन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो गया है. तो ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है इसको आप कोर्ट से एनफोर्स नहीं करा सकते हो, अब ये वॉइड हो गया. ओके. नाउ सेक्शन 33 में रूल सेकंड डिस्क्राइब किया गया है, जो किसी इवेंट के ना होने पे है. मीन्स अगर कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन या इवेंट उसके ना होने के लिए है, ठीक है, और अगर वो इवेंट हो जाए तो फिर आप उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं करा सकते हो. जैसे एग्जाम्पल से समझिए, लाइक P promised to pay J ₹50,000 if the ship named Titanic, which leaves on a dangerous mission, does not return. कंडीशन क्या है कि P J को कब पेमेंट करेगा, जब शिप रिटर्न ना हो. ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ if the ship sinks making its impossible return. On the other hand, if the ship returns, then the contract is void. अब यहाँ पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस बात के लिए बना था, कि वो शिप रिटर्न नहीं होना चाहिए. तो अगर शिप रिटर्न नहीं होता है तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आप इसको लॉ से एनफोर्स करवा सकते हो. लेकिन अगर शिप रिटर्न हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में ही वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो इवेंट ही अब नहीं रहा. ठीक है. सो सेक्शन 32 ये कहता है कि जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, अगर वो किसी इवेंट के होने के लिए किया गया है तो वो इवेंट हो गया, तब तो आप उसे कोर्ट से एनफोर्स करा सकते हो. और अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा. इसका अपोजिट रूल
रूल सेकंड है जो कि सेक्शन 33 में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें यह है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के ना होने के लिए किया गया है। तो अगर इवेंट नहीं हुआ तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और अगर इवेंट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 34 में रूल 3 है जो कि है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे अभी हमने क्या देखा कि पी ने जे को क्या कहा कि अगर आप जूलिया से शादी करते हो तो मैं आपको इतना पेमेंट करूंगा, बट जो गर्ल है उस गर्ल ने किसी और से शादी कर ली, तो इन दैट केस अब ये इवेंट तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो गया, तो अपने आप में ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, आपका वॉइड हो जाएगा। ओके, नाउ सेक्शन 35, जो रूल 4 है और रूल 5 है वो सेक्शन 35 में ही डिस्क्राइब किए गए हैं। सेक्शन 35 के जो दोनों रूल्स हैं वो स्पेसिफाइड टाइम से रखते हैं। मींस रूल 4 में ये है कि अगर कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के एक स्पेसिफाइड टाइम में होने के लिए किया गया है, तो अगर वो इवेंट उस टाइम लिमिट में हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज वॉइड है। फॉर एग्जाम्पल, पी ने प्रॉमिस किया है जे को कि मैं आपको 5,000 रुपीज पे करूंगा अगर वो शिप 1 जून 2019 से पहले आ जाए। तो मतलब इवेंट होना चाहिए 1 जून 2019 से पहले। अगर ऐसा हो गया कि शिप रिटर्न हो गया इस डेट से पहले, इस फिक्स टाइम से पहले, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज ये वॉइड है। और जो रूल 5 है सेक्शन 35 का, वो सेम थिंग्स हैं बट उसमें नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है। इसमें ये है कि जैसे यही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहाँ पे ये कंडीशन होती कि पी ने जे को ये कहा होता कि अगर शिप 1 जून 2019 से पहले नहीं आएगा, मतलब सॉरी, द शिप डज नॉट रिटर्न बिफोर दिस डेट, कि शिप इस डेट से पहले नहीं आना चाहिए, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो इन दैट केस अगर शिप इस डेट से पहले नहीं आया यानी कि नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो पैसे दिए जाएंगे। अगर शिप इस डेट से पहले आ गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, आपका वॉइड हो जाएगा। सो जो रूल 35 है, सॉरी जो सेक्शन 35 है, उसमें रूल 4 और 5 किस चीज से रिलेटेड है, एक स्पेसिफिक टाइम में इवेंट के होने और एक स्पेसिफिक टाइम में इवेंट के ना होने से। ठीक है, नाउ लास्ट है इसमें रूल 6 जो कि सेक्शन 36 में दिया गया है, जिसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर किसी इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो इवेंट हो ही नहीं सकता, उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो फिर वो वॉइड होगा। जैसे पी प्रॉमिस टू पे जे टू पे दिस रुपीज इफ द सन राइजेज इन द वेस्ट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता है ना, तो इन दैट केस ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। ओके, सो दीज आर द रूल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट से एनफोर्स करा सकते हैं और नहीं करा सकते हैं। ओके, सो द समरी क्या रही कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, कि ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किसी इवेंट, सबसे पहले जो समराइज करोगे वो क्या है कि इसमें कोई अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। ठीक है, अब उस अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने की कंडीशन होनी चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर वो जो इवेंट है, वो जो कंडीशन है, वो उस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी नहीं होनी चाहिए और कंसिडरेशन भी नहीं होनी चाहिए। ओके, और ये कुछ रूल्स हैं। तो दिस इज
the contingent contract, essential elements, and rules. Now, you all go through with the slide, and if any queries, then post me in the comment section.